हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू इजी एस्पाई 20 मिनट्स डिस्कशन सीरीज़। आज हम इसमें बात करेंगे एक छोटे से टॉपिक की, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेड ग्रोथ अप्रोच। हमने जीडीपी की बात कर ली नेशनल लेवल पर, हमने स्टेट जीडीपी की भी बात कर ली, ठीक है। लेकिन इन सब में रियल पिक्चर नहीं निकल के आती। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी इनफॉर्मल सेक्टर है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट नहीं होता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ओके, नेक्स्ट इज, आपने एक और चीज़ देखी होगी कि कई बार मराठी लैंग्वेज को लेकर आउटसाइडर्स के साथ मारपीट होती है, कई बार कन्नड़ लैंग्वेज को लेकर होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लैंग्वेज का ही इशू है कि जो दूसरे स्टेट से आए हैं लोग उनके साथ ही हो रहा है, नहीं। आप देखेंगे कि हर स्टेट में दो चार मेट्रो सिटीज़ होती हैं जहाँ पे अधिकतर इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, और उसी स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग माइग्रेट करते हैं काफ़ी हाई लेवल में। और उस वजह से क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन पड़ता है। फिर वो सारी प्रॉब्लम्स निकल के आ जाती हैं, स्लम्स की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, उसी तरीके से आपका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक, पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारा जो नेचुरल सोर्स पे बर्डन पड़ रहा है वो क्यों? क्योंकि ओवर माइग्रेशन हो रहा है, क्योंकि हर स्टेट ने कुछ डिस्ट्रिक्ट डेवलप की हैं जहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल होती है पूरी, और बाकी सब बैकवर्ड रह जाती हैं। अब इसी में एक सोशल फैक्टर भी निकल के आ जाता है, दैट व्हेन यूथ माइग्रेट फॉर वॉट एवर पर्पज, बी इट एजुकेशन और वर्क और वॉट एवर, दे लेफ्ट बिहाइंड द एल्डरली पीपल। और स्पेशली ये चीज़ें ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती हैं आपको हिल स्टेट्स टाइप की चीज़ों में, ठीक है। आप अगर कुछ कुछ गांव ऐसे हैं हिमाचल में जिनमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ एल्डरली पीपल ही मिलेंगे आपको, क्योंकि उस गांव में ज़ीरो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देयर इज़ लिटरली नथिंग। पथरीली ज़मीन है, कोई एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री हो सकती है, एजुकेशन पर लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ एल्डरली पीपल पीछे रह जाते हैं, जिनकी केयर करने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं रह जाता। ओके, तो ये हमारे सिर्फ सोशल ही नहीं, ये इकोनॉमिक लेवल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और डेमोग्राफिक लेवल पर भी। अब मैं आपको इसमें से दो डेटा दिखाता हूँ। ये पहला डेटा है कर्नाटका का। अब इसमें आप ये देखिए कि सिर्फ बेंगलोर अर्बन, जो हमारा बेंगलोर सिटी है, इट जनरेट 38% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर है दक्षिण कन्नड़, इट जनरेट जस्ट 5.5%। बाकी सब उससे भी कम है। ओके, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा। नॉट जस्ट रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बट ऑल्सो सेमी अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, राइट। फिर ये अपने साथ सारी प्रॉब्लम्स लेके आएगा, डेमोग्राफिक भी, सोशल भी और इकोनॉमिक भी, ठीक है। और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज पर। इसलिए बेंगलोर जो एक टाइम पर वेटलैंड्स के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि आपने पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसंट्रेट करके रख दी है एक ही डिस्ट्रिक्ट में। इसके पीछे कई रीजंस होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल फैक्टर्स का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो यहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं एग्जैक्टली इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाले, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जो भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स इसी एरिया को एलोकेट करे, ठीक है। और ये सब जगह होता है। एक और एग्जांपल देखिए उत्तराखंड का, दिस इज़ इवन वर्स्ट। तीन डिस्ट्रिक्ट्स है सिर्फ, हरिद्वार, उधम सिंह नगर एंड देहरादून। दीज थ्री डिस्ट्रिक्ट जनरेट 71% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ उत्तराखंड। तो फिर ये जो बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स पीछे रह गई, इनमें क्या होगा? ठीक है, फिर लोगों को यहाँ से इधर ही माइग्रेट करना पड़ेगा। फिर इन सिटीज़ में ओवर कंजेशन, क्राउड एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सारी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी। क्लियर? तो ये पहले तो ये दो केस स्टडीज़ हो गई आपके लिए। ये आपको एज इट इज़ याद करनी होगी जब भी बात इंडिया की इनइक्वालिटी की आएगी या अनइक्वल डेवलपमेंट की आएगी, ठीक है। कर्नाटका, थ्री डिस्ट्रिक्ट्स, नाम याद जरूरी नहीं है, ठीक है, बट जस्ट थ्री डिस्ट्रिक्ट्स कंट्रोल प्रोड्यूस 71% ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड इन कर्नाटका बैंगलोर अलोन प्रोड्यूस 38% ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, विद द सेकेंड डिस्ट्रिक्ट एट जस्ट 5.5%। ओके, तो ये दो तो आपके लिए एग्जाम्पल हो जाते हैं स्टार्किंग इनइक्वालिटी के। ओके, अब आपको जो इंट्रोडक्शन में डेटा मोस्टली देना होता है, दैट इज़ अगर पूरे इंडिया लेवल पर भी देखोगे ना, तो जस्ट टॉप 10% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ओके,
दे कंट्रोल द शेयर ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये हर स्टेट के लिए भी ट्रू है, और अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें पूरी 728 समथिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनके लिए भी ये उतना ही ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, उत्तराखंड याद रखिएगा एंड कर्नाटका ये भी याद रखिएगा। ओके, तो अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, रूरल से सेमी अर्बन माइग्रेशन, बट मेरे अकॉर्डिंग ना सिर्फ सेमी अर्बन बट सेमी अर्बन से अर्बन माइग्रेशन, यानी कि प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ। ओके, चलो अब इसमें ना 3-4 चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी होगी। फर्स्ट इज़, अगर हम मेजर कर लें डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो इसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर, ये तो मेजरमेंट की बात हो गई, अगर हम इक्वल डेवलपमेंट जनरेट कर पाएँ तो इससे हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सोशल लेवल पर भी, डेमोग्राफिक लेवल पर भी, एनवायरमेंटल लेवल पर भी और इकोनॉमिक लेवल पर भी। ओके, और दूसरा कि इसके अगेंस्ट हमारे पास चैलेंजेस क्या आएंगे। और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स को नहीं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये सब आपने अलग अलग पढ़ा हुआ है, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम हो, जस्ट अ सेकेंड, ओके, या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, क्योंकि इन सबके गोल एक ही हैं, इक्वल डेवलपमेंट हो, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्टअप की जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फर्दर स्टेप्स क्या ले सकते हैं, बस इतना जानना है। ओके, अब इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑब्वियस हैं, आप खुद से समझ सकते हैं। पहला, जब हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग दी डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए निकल के आएगी, इट विल रिवील दी इकोनॉमिक। सबसे पहले तो हमारे पास वो डेटा होना चाहिए जो एग्जैक्टली हमें बताए कि डिस्पैरिटीज़ हैं किस लेवल की। जैसे हमने उत्तराखंड का डेटा देखा, हमने कर्नाटका का देखा, ठीक है, लेकिन ये सब कब आएगा, जब हम लोग एक रेगुलर प्रॉपर सर्वे किया करेंगे अपनी सभी डिस्ट्रिक्ट्स का, बट वो होता नहीं है। ओके, इट इज़ अ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ मेजरिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ अमंग द डिस्ट्रिक्ट्स विद इन ए स्टेट और ए रीजन। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस तो ये हो जाएगा। सेकेंड इज़ कि एक बार जब हमारे पास डेटा आ गया, सर्वे हो गए, तो यहाँ से क्या होगा, एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है इन डिस्ट्रिक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हमें लोकलाइज प्लानिंग करने में मदद करेगा एंड पॉलिसी मेकिंग में मदद करेगा। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा बैकवर्ड रह गया है, ठीक है, या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो यहाँ के बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा अगर हमें इस मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को लिवरेज करना है। और ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब हमारे पास प्रॉपर सर्वे डेटा होगा और उस पर बेस्ड लोकलाइज प्लानिंग की जाएगी और पॉलिसी मेकिंग। लेकिन अब लोकलाइज प्लानिंग के लिए एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मैं सारे पॉइंट्स कनेक्ट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि याद रखना ईजी हो जाए। लोकलाइज प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें क्या ज़रूरत है, मैन पावर। और मैन पावर के लिए इसमें क्या करना होगा, हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी इनकी, ठीक है। बाकी तो आप जानते ही हैं म्यूनसिपल लेवल पर किस तरह के कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, उनकी कितनी अच्छी स्किल्स हैं, नॉलेज हैं। एनीवे, दिस विल हेल्प इन डिज़ाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम अपनी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। ये तो यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पाएंगे लोकल रिसोर्स का, फंड एलोकेशन वगैरह बेटर कर पाएंगे, टेलर मेड स्ट्रेटजीज ला पाएंगे एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल एसेट, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छा है, ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें प्राइवेट फर्म्स को भी आगे लाना पड़ेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को भी आगे लाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, तो हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स प्रमोट करें फार्मर्स के बीच, ठीक है, जस्ट गेहूँ सोयाबीन पे नहीं, ठीक है, हाई वैल्यू क्रॉप्स जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल हो, ठीक है, ताकि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने सराउंडिंग में बताऊँ, हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ज़मीन बहुत बेकार है, मतलब उसमें एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, वाटर स्कैरसिटी और 50 चीज़ें, छोटे छोटे फार्मर्स हैं। तो यहाँ पर क्या किया, पतंजलि ने एलोवेरा के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया फार्मर्स के साथ और यहाँ से एलोवेरा ग्रो करके इंदौर भेजा जाता है, ठीक है। और वहाँ से इससे फार्मर का जो बैरन लैंड पड़ा हुआ था, जहाँ से यूथ पूरी तरीके से माइग्रेट करके बाहर चला जाता था, और जब मैं माइग्रेट की बात कर रहा हूँ ना, तो बाहर जाके सेमी अर्बन सिटीज़ में देवर वर्किंग फॉर एज लो एज 8,000 9,000 10,000, ओके। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हुई है इसके थ्रू। तो उसी तरीके से अगर हमें लगता है कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड में पोटेंशियल है, तो प्राइवेट कंपनीज़ को आगे ला लेके आते हैं, रिसर्च करते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फार्मर को ट्रेनिंग देते हैं, ऑन फार्म प्रेजेंटेशन देते हैं और फिर एक्सपोर्ट कंपनीज़ की मदद से उनकी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ओके, ये सब तभी होगा जब हमारे पास प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान और पॉलिसी बनाने वाले केपेबल लोग होंगे।
नेक्स्ट इज ग्रास रूट डेवलपमेंट मेजरमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हमने बहुत हल्ला मचाया मोदी सरकार ने कि हम फोर्थ इकॉनमी बन गए, हमने जापान को पीछे छोड़ दिया। तो क्या हम जापान से ज़्यादा डेवलप हो गए? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल जापान से बेटर हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि मैटर करता है पर कैपिटा इनकम। ओके, ये एक की इंडिकेटर बन के आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। जैसे कई शहरों में लोगों को 2,000 रुपये छोटी सी बात लगती है, ठीक है, लेट्स स्पेंड दिस, ठीक है, एक दिन में घूमने फिरने में खर्च कर दिया। बट वहीं आप किसी पहाड़ी इलाकों में जाइए, डिस्ट्रिक्ट उसमें जाइए, और आप देखेंगे कि 2,000 रुपये बहुत बड़ी बात होती है वहाँ, राइट। सो ग्रास रूट में क्या डेवलपमेंट है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पर कैपिटा इनकम क्या है, वो मेजर करने में मदद मिलेगी अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। इट सपोर्ट द फिजिकल फेडरलिज्म। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का पूरा इकोनॉमिक डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो ये स्ट्रेंथन कर सकता है फिजिकल फेडरलिज्म को, ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्ग्यू कर सके दैट वी वांट ए फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज। ओके, हो सकता है कि इनमें से कुछ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही हों, जैसे कि कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे माइनिंग होती है, ठीक है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी माइनिंग वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वो सब पुअर हैं, बहुत पुअर हैं, जबकि वो सबसे ज़्यादा रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। लेकिन होता है क्या है, ये माइनिंग कर लिया आपने, सारा पॉल्यूशन इनके डिस्ट्रिक्ट में ले लिया आपने, ठीक है, सारा लैंड ग्रैब जो करना था माइनिंग माफियाज़ को, वो आपने इन आदिवासी लोगों के क्षेत्र में कर लिया, ठीक है। सारी जो डिजीज़ आनी थी पॉल्यूशन से, वो इनकी लाइफ में आ गई है। इनकी हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया है। इन्हीं बेचारों को जब इलाज के लिए शहर जाना होगा तो यहीं हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। तो दो की इस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की थी, लेकिन इसके पूरे जो बेनिफिट्स गए वो गए अर्बन सिटीज़ में। तो कम से कम अब ये डिस्ट्रिक्ट अपने डेटा पर बेस्ड आर्ग्यू कर सकती है दैट वी कंट्रीब्यूट सो मच टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट स्टेट गवर्नमेंट डोंट गिव अस दैट मच फंड फॉर आर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। दैट इज़, ना तो हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ना हमारे स्कूल्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ओके। और हमारे बच्चों को जानबूझकर बैकवर्ड रखा जाता है, अनएजुकेटेड रखा जाता है, स्कूल क्वालिटी जानबूझकर यहाँ पे पुअर की जाती हैं, ताकि यही बच्चे इन्हीं माइनिंग में काम करते हुए नजर आएंगे आगे चल के। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ओके। इसलिए जो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, मैं उनको यही सब बातें कहता हूँ कि हम सब अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, एंड इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि रिजर्वेशन सिर्फ इम्प्लीमेंट हो, लेकिन तरीके से इम्प्लीमेंट हो, सही तरीके से। आपने देखा कई आईएएस जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना के ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और फिजिकल हैंडीकैप के, वो आईएएस बने और सनी लियोनी के साथ डांस करते हुए नजर आए। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह, ओके। तो इस तरीके से जो फिजिकली हैंडीकैप कोटा या ईडब्ल्यूएस कोटा या जो भी है, इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि रिजर्वेशन को ब्लेम करने की। नेक्स्ट इज, इट विल ऑल्सो इनेबल द मॉनिटरिंग एंड द इवेल्युएशन, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम रेगुलर मेजरमेंट करते हैं, रेगुलर सर्वे करते हैं, तो हम मॉनिटर कर सकते हैं कि चलिए ग्रोथ कैसी हो रही है इस डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड कैसा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोडक्टिविटी कैसी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ओके। तो हम लोग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड टाइमली कोर्स करेक्शन कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू था इस पूरे टॉपिक में। बाकी के सब इजी हैं, वो आप इजीली देख सकते हो एक बार, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कोट बुक में लिख लो, आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन सी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसी को मैं एक्सचेंज करके आईआईएम आईआईटीज़ के रिस्पेक्ट में भी हम लोग लिखते हैं, दे आर आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस, ओके, इन सी ऑफ देयर वॉज वन वर्ड विच आई कांट एग्जैक्टली रिकॉल, काफ़ी साल पहले पढ़ा था मैंने भी उसे न्यूज़पेपर में, ठीक है। दिस आईआईएम आईआईटी दे आर सी ऑफ एक्सेलेंस इन जो भी हमारी पीटी कंडीशन है बाकी की इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, ठीक है। तो यहाँ पर गरीबी अमीरी की भी जब हम बात करते हैं तो कुछ सिटीज़ हमें दिखती हैं, तो हम लोग बात करते हैं नेशनल लेवल पे, देखिए जीडीपी कितनी बढ़ गई, स्टेट लेवल पर कि महाराष्ट्र बहुत तरक्की कर रहा है, कर्नाटका बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन कर्नाटका की 38% इकोनॉमिक एक्टिविटी तो एक ही जगह से आ रही है, तो वो किस काम की तरक्की? वो तो आप कह सकते हो कि बाकी का कर्नाटका गरीब है, बस एक आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी बन गया है बेंगलोर, उसी को हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। तो ये लिमिट कर देता है स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट करता है। अब होगा क्या कि सारे लोग यहीं पे आने शुरू हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ORN करोलबाग की तरह चलो रेंट पे चढ़ा दो और घूमते रहो, मज़े करो। और एंड लिटरली आप अगर ORN करोलबाग साइड देखेंगे तो 3 BHK फ्लैट हैं, 45,000 50,000 इस तरह के एक एक फ्लैट से रेंट आता है। जब व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर वाज वन ओनर, ही यूज्ड टू हैव 200 फ्लैट्स,
ओके। तो बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो होता है क्या है कि उनके लिए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। फिर दूसरा इशू आता है लार्ज स्केल माइग्रेशन। इट ड्राइव लार्ज स्केल माइग्रेशन फ्रॉम 60% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टुवर्ड्स जस्ट दीज 10% डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। हाउसिंग शॉर्टेजेस होती हैं, फिर उसके बाद वो स्लम्स वगैरह चॉल्स एंड ऑल डेवलप होना शुरू होती है, और उसके अलावा वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ऑल दोज थिंग। तो उससे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पर। फिर सरकार को कॉलोनी बनाने के लिए और पेड़ काटने पड़ते हैं, और आपकी जो अर्बन फॉरेस्ट हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी जगह घर बनाए जाते हैं। ओके, तो फिर वो पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट हार्म होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। अब जब बात हम लोग करते हैं, इवन इंदौर में भी अगर आप देखेंगे, आप जाके मेट्रो का काम चल रहा है, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत क्राउड है। सीरियसली बस में आप जाओगे, यू विल रियली नॉट एबल टू ब्रीथ। ओके, और दिल्ली में भी मेट्रो आने से पहले यही हाल था। अभी भी आप दिल्ली से गुड़गांव या नोएडा जाके देखिए रात को कार से, आपको डबल टाइम लग जाएगा, इतना ट्रैफिक होता है। तो ये सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि पॉपुलेशन एक सिटी में इतनी बढ़ जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। आप अर्बन सिटीज़ में देखिएगा, बैंकों में भी लाइन लगी रहती है। ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। फिर सोशल अनरेस्ट और टेंशन जैसी इशू आती है। तेलंगाना क्यों अलग हुआ? उसका ये कहना था कि सारा का सारा डेवलपमेंट जो है वो तो कोस्टल एरियाज़ में होता है, एक्सेप्ट हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को छोड़ दें तो बाकी पूरा डेवलपमेंट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा था। तो इससे क्या हुआ, फिर वायलेंट कन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए, सोशल अनरेस्ट, एंड फिर मूवमेंट्स होने लगती है डिमांडिंग सेपरेट स्टेट और स्पेशल स्टेटस। गोरखालैंड ये डिमांड करता है, उसका यही कहना है कि एक बात बताइए, हमारा वेस्ट बंगाल से लेना देना क्या है? लेकिन काम करने के लिए कोलकाता ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो सारा फंड, सारे रिसोर्सेज डाइवर्ट कर देती है कोलकाता में। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये जो गोरखा वाला जो एरिया है, दार्जिलिंग वाला। ओके, उसी तरीके से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, इट लीड टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर, टेबल डिप्लीशन, एयर पोल्यूशन एंड सो ऑन। ओके, तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज। तो अब अगर हम डिस्ट्रिक्ट लाइड अप्रोच फॉलो करेंगे तो उससे मदद क्या मिलेगी? सबसे पहले तो हम विद इन स्टेट यानी इंट्रा स्टेट इनइक्वालिटी को करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग ब्रिज कर पाएंगे उस गैप को बिटवीन दी हाई परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग एरियाज, एंड इट विल प्रमोट मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ। दूसरा, लोकल बेस्ड डेवलपमेंट कर पाएंगे, यानी कि वही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली बात आ गई है कि जिसके जैसे रिसोर्सेज, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक प्लान बना पाएंगे, एंड वी विल एबल टू लीवरेज द लोकल रिसोर्सेज। सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, वहाँ पर ट्रीज़ बहुत हैं, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी के, जिसको आप सागौन की लकड़ी एंड वो सब कहते हो, जिससे बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर बनता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे ये हिस्टोरिकल एक्टिविटी रही है, तो यहाँ के लोगों में इस तरह की स्किल्स भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, क्यों लोग अकाया की तरफ भागते हैं बेस्ट फर्नीचर परचेज करने के लिए? क्योंकि उसको बनाने वाले स्किल मैन, दे आर द बेस्ट। ठीक है, उसमें यूज़ होने वाला वुड, दैट इज़ द बेस्ट। तो उस होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही डेवलप कर सकते हैं, और इसी सेक्टर में, फर्नीचर सेक्टर में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को आगे ला सकते हैं। राइट, तो ये सेक्टर स्पेसिफिक प्लान बनाने में हमें मदद मिलेगी अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं। रिड्यूस माइग्रेशन, इट विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन मेजर सिटीज़ एज वेल एज इट विल ऑल्सो रिवर्स द रूरल अर्बन माइग्रेशन। ओके, और फिर इसके हमारे सोशल बेनिफिट्स भी होंगे, जो हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे है। ठीक है, हमसे ज़्यादा तो खुश तो पाकिस्तान वाले हैं। देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स का सीधा सीधा रिलेशन होता है आपके फैमिली सपोर्ट से। बच्चे बाहर निकल गए जॉब करने, पढ़ने, तो फैमिली में सपोर्ट रह क्या गया? तो हैप्पीनेस के लिए बचा क्या यहाँ पर? और ये जो हैप्पीनेस है ना, ये फैमिली एक बार बाहर गए पढ़ने या नौकरी करने तो ख़त्म, वो नहीं आना हो पाता है वापस, क्योंकि करियर, उसके बाद फिर जैसे स्मॉल टाउन में आप स्कूल्स की हालत देखिए। आज दिल्ली सबसे बड़ा इशू क्या फेस कर रहा है कि यार स्कूल में फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है, एंड एडमिशन के लिए 2-2 3-3 साल पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा एजुकेशन में जो आपको अच्छा इन्वेस्ट करना था, आपने दिल्ली में ही कर डाला। ठीक है, दूसरी स्मॉल सिटीज़ की बात ही नहीं की। तो अब ये पर्सन अगर सोचे कि चलो मैंने कर ली जॉब, अब मैं वापस अपने होम टाउन जाके वहीं पे कोई बिज़नेस करूँगा नया, तो तुम बिज़नेस तो कर लोगे, चलो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई, लेकिन अपने बच्चों के लिए एजुकेशन, वो क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से लाओगे? ओके, और क्वालिटी एजुकेशन से ही बच्चे की फ्यूचर पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं इससे। स्ट्रेंथन द लोकल गवर्नेंस, वी नीड टू एनकरेज द कैपेसिटी बिल्डिंग एट द डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल लेवल, और इसके लिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि एक सेपरेट म्यूनसिपल कार्डर बनाना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ हो क्या रहा है कि लोग बस अपने अपनों को लगवा लेते हैं, जॉब के नाम पे बस मक्कारी चलती है और कुछ नहीं। ओके, और ये एग्जांपल हमने यूपी में देखा, जब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मिल के एक सीएमओ
चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अपनी बेटी को हॉस्पिटल में अपॉइंट करवा लिया, वो भी एक ऐसी जॉब में जिसकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी थी, आई थिंक 45,000 समथिंग। ओके, और कोई रिक्रूटमेंट नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट अपॉइंट करवा लिया। और बाद में ये कहा गया कि किसी ने एप्लीकेशन दी नहीं थी, मतलब किसी और ने अप्लाई नहीं किया था, एक ही एप्लीकेशन आई थी इस लड़की की तरफ से जो CMO साहब की बेटी थी, तो उसी की जॉब लग गई। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है यूपी में इस वक्त कोई इतनी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहा होगा? आपने नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं, न्यूज़पेपर में आप छोटा सा बॉक्स बना के एक रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइज निकालते हैं जिस पर नज़र भी नहीं जाती किसी की। ओके, फॉर्मेलिटी के लिए। तो ये ज़रूरी है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें यहाँ पर, और वो आएगा जब हम एक स्पेसिफिक म्यूनसिपल कार्डर बनाएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जैसे स्टेट PSC वालों की होती है। ओके, है कुछ स्टेट में म्यूनसिपल कार्डर है, बट सब स्टेट में नहीं है। बट इसमें चैलेंजेस आएंगे, जिसमें 3 सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल एंड कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, दैट इज़ देयर इज़ लैक ऑफ डेडिकेटेड लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूनिट्स। ठीक है, कि वो डेवलपमेंट यूनिट्स ही नहीं है जो प्लानिंग कर सकें, डिस्ट्रिक्ट के लिए इम्प्लीमेंट कर सकें और मॉनिटर कर सकें। तो वो वहीं से निकल के आएगा। जब तक आप मैन पावर अच्छी नहीं करोगे, आपको ऐसा कार्डर मिलेगा ही नहीं जो प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग अच्छे से कर सके। सेकेंड इज़ रिसोर्स लिमिटेशन। देयर आर शॉर्टेज ऑफ फाइनेंशियल, human and technical resources that hinder effective district level planning and project execution। अभी एक 20 साल के लड़के ने सरकार की वेबसाइट हैक कर ली थी। ओके, तो ये दिखाता है कि आपके यहाँ आपके जो वेबसाइट बनाने वाले लोग बैठे हैं, सो कॉल्ड योर गवर्नमेंट इंजीनियर्स, वो कितने डम हैं। ओके, कि वो एक अच्छी वेबसाइट तक नहीं बना सकते सरकार की। क्यों होता है ये सब? क्योंकि एग्ज़ाम में धांधली होती है, करप्शन होता है, पेपर लीक होते हैं, और ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं जिन्हें एग्जैक्टली काम आता ही नहीं है। नेक्स्ट इज डेटा डेफिशिएंसी। इन मैनी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल इकोनॉमिक डेटा इज़ नॉट डायरेक्टली मेजर्ड। और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो सर्वे है वो रेगुलर नहीं होता। ठीक है, या अगर होता भी है तो प्रॉपर स्टैंडर्ड से नहीं होता। ठीक है, तो काफ़ी सारा इनफॉर्मल वर्क जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल सर्विसेज, दे आर नॉट काउंटेड इन द रेगुलर सर्वे। फर्दर स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आ जाता है, वी नीड ए क्रिएट ए सेपरेट म्यूनसिपल कार्डर, ठीक है, विच इज़ वेल ट्रेन एंड वेल इक्विप्ड। सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट लेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज नीड टू बी ग्राउंडेड इन दिस सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ प्लान। ठीक है, ये ज़रूरी है कि वहाँ के रिसोर्सेज देखें, वहाँ का डेमोग्राफिक ट्रेंड देखें, किस रेंज की पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उस तरीके से सेक्टर स्पेसिफिक प्लान बनाएं एज पर दी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। रेगुलर सर्वे होना ज़रूरी है, तभी जाके हम मेजर कर पाएंगे, स्पेशली दिस अनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। District level economic measurement should be made an annual systematic exercise grounded in robust primary data collection, and addressing these gaps require a fundamental shift towards bottom up statistical infrastructure। जब हमारा पंचायती राज एक्ट आया था उसमें गोल तो यही था ना कि पहले विलेज लेवल पे विलेज लेवल पे प्लान बनेंगे, फिर ब्लॉक लेवल पे उसको कंपाइल किया जाएगा, फिर ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइनल प्लान कंपाइल किया जाएगा, और फिर ये स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। मोटो क्या था? बॉटम टू टॉप अप्रोच, ना कि टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यही अप्रोच यहाँ भी लागू होता है कि हमें बॉटम टू टॉप स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। ये नहीं कि ऊपर सर्वे हो रहे हैं और वो लोग डेटा निकाल के दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट डेटा दे रही है, नहीं। पहले आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे तो डेटा दीजिए हमें, उसके बाद कंपाइल करके स्टेट लेवल का बनाइए, फिर नेशनल लेवल का बनाइए। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।